हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे सीटेट 2020 एंड वेरियस अदर टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान पैडागोजी, विज्ञान शिक्षण शास्त्र का ये सेशन रहेगा, जिसमें आज हम लोग सेशन नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेट्स देखने के लिए, प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई सेक्शन दोनों जगह मिल जाएगा। आप वहां जाकर सभी वीडियोस को, सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पेपर 2 के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा। सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। और सब्सक्राइब कीजिएगा शिक्षा फॉर नौकरी को, इसी तरीके के सेशंस एंड सीटेट 2020 प्रिपरेशन को तैयारी करने के लिए, सीटेट 2020 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में, जिसमें हम पैडागोजी को डिस्कस करेंगे। फॉर द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट इन टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड चेन, द फॉलोइंग गाइडलाइन विल बी द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ टीचिंग। खाद्य श्रृंखला में अवधारणा को पढ़ाने में छात्रों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश शिक्षण में सबसे प्रभावी रूप होंगे। ऑप्शन नंबर ए, आस्क स्टूडेंट टू कलेक्ट related information from the internet. Student should write about all the examples of various food chain written on the blackboard. Making play card of living organism and group of student different thinking of food chain, asking them to organize. And option number D is thinking of organized food chain that run in different shelter to organize them। बताएं भाई क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, जिसमें हमने पूछा गया है कि जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कराना है हमें, खाद्य श्रृंखला की बात हो रही है। खाद्य श्रृंखला को बच्चों को पढ़ाने के लिए अधिकतम भागीदारी के लिए सबसे प्रभावी निर्देश या इंस्ट्रक्शन कौन सा होगा एज ए टीचर, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। मेकिंग प्ले कार्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट डिफरेंट थिंकिंग ऑफ फूड चेन एंड आस्किंग देम टू ऑर्गेनाइज। देखिए क्या करना है आपको कि जो खाद्य श्रृंखला है उस पर आप प्ले कार्ड बनवाइए बच्चों के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम बोलते हैं जीवित जीवों के, आप प्ले कार्ड बनवाइए जिससे कि बच्चे इंटरेस्ट ले सकें और उनको ग्रुप में पढ़ाने के लिए इंतज़ामात कीजिए, जिससे कि बच्चे अच्छे से समझ सकें, एनकरेज हो सकें अपने जो भी टॉपिक्स दिया गया है। क्योंकि खाद्य श्रृंखला की अवधारणा को पढ़ाने में छात्रों की अधिकतम भागीदारी और गतिविधि को हमें महत्व देना है। इस माध्यम से हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है। शिक्षक को जीवित जीवों के खेल कार्ड बनाने चाहिए और विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को व्यवस्थित और संगठित करने के लिए और बच्चों से बोलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ओपन एंडेड एंड लर्निंग इंडिकेटर्स आर द पार्ट ऑफ विच असेसमेंट। अंत में खुले और शिक्षा सूचक किस प्रकार के मूल्यांकन के भाग हैं। ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट, बी, असाइनमेंट बेस्ड असेसमेंट, सी, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, या डी, असेसमेंट ऑन रेगुलर बेसिस। बताएं भाई क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चैट में फटाफट से आप लोग अपना रिप्लाई कीजिए और मॉक टेस्ट के रूप में चेकआउट करके बताइएगा कितने आज आपके सही आंसर गए हैं इस सेशन में जो हम पैडागोजी के लिए डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर साथ साथ करते रहें और सपोर्ट करिए इस चैनल को। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, अंत में खुले और शिक्षक सूचक किस प्रकार के मूल्यांकन का भाग होते हैं, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। इस चीज़ को बोला जाता है प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन। क्लियर है अभी। और ये दो पार्ट में जो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट होता है, ये दो पार्ट को कंसिस्ट करता है। पहला होता है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड इसमें क्या होता है, टास्क जो होती हैं वो इसमें इंडिकेट्स की जाती हैं। ओपन एंडेड में टास्क सेट की जाती है लर्निंग के लिए, ठीक है। और जो सेकंड होता है वो होता है आपका परफॉर्मेंस बेस्ड। और ये ओपन एंडेड हो गया जिसमें हम टास्क दी जाएगी, सेकंड हो गया आपका परफॉर्मेंस बेस्ड। तो दो तरीके की हो गई हैं इस ये परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट में, ठीक है भाई। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा कि बच्चा जो है क्रिटिकल थिंकिंग को ज़्यादा महत्व दिया जाता है इस तरीके के असेसमेंट में। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज लीस्ट डेवलप्ड अमंग द स्टूडेंट बाय एक्टिविटी बेस्ड साइंस एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा गुण गतिविधि आधारित विज्ञान शिक्षा के द्वारा बच्चों में सबसे कम विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए, ओपन माइंडनेस, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चनिंग, सी, मेमोराइजेशन, या डी, क्यूरियोसिटी। बताइए भाई सबसे कम कौन सा डेवलप होता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण गतिविधि आधारित विज्ञान द्वारा
बच्चों में सबसे कम विकसित होता है? राइट आंसर है भाई क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मेमोराइजेशन। बिल्कुल सही है भाई, जो लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी सी दिया है, मेमोराइजेशन याद करना, साइंस में याद करना सबसे कम विकसित होता है, क्योंकि बच्चा क्या करता है, एक प्रैक्टिकल के माध्यम से सीखता है, ठीक है, लर्न करता है प्रैक्टिकल के माध्यम से, प्रयोगों के द्वारा, गतिविधियों के द्वारा, ना ही कि रट्टाफिकेशन के द्वारा। तो ये सबसे लीस्ट होता है, सबसे कम विकसित होता है अगर हम बच्चे को साइंस पढ़ाते हैं। क्वेश्चनिंग करना एक स्वाभाविक है। ओपन माइंडेडनेस का मतलब है कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस बच्चे कर सके, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा साइंस में बहुत ज़्यादा होती है। तो मेमोराइजेशन लीस्ट हो गया है, ऑप्शन नंबर सी हमने लिया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। विच वन अमंग द फॉलोइंग सिचुएशन गिव्स द स्टूडेंट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग? नीचे दी गई कौन सी परिस्थितियां विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए, स्टूडेंट बीइंग द फर्स्ट shown the demonstration of germination of seed followed by the detailed explanation, elaborated and detailed session of program instruction on the topic of germination of seed. ऑप्शन सी बोलता है encourage student to investigate factors affecting germination through the experiment, and ऑप्शन नंबर डी बोलता है भाई instructing student through the team teaching on the topic of the components of जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। बताएं भाई कौन सा करेक्ट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आपको आंसर बताना है, एक अप्रोप्रिएट आंसर देना है, क्या रहेगा सही, फटाफट से आंसर कीजिएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके टीचिंग एग्जामिनेशंस में साइंस पेपर 2 के लिए पूछे जाते हैं। तो बताएं भाई क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। हमें एनकरेज करना है स्टूडेंट को टू इन्वेस्टिगेट द फैक्टर अफेक्टिंग जर्मिनेशन थ्रू द एक्सपेरिमेंट। देखिए अभी मैं बात कर रहा था पिछले क्वेश्चन में कि एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा हमें फोर्स करना है, एक्टिविटी ओरिएंटेड रहना है। तो एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा एक इन्वेस्टिगेट करेगा बच्चा कि क्या ऐसे फैक्टर हैं जो जर्मिनेशन यानी कि सीड, जो बीजांकुरण के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी होंगे। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट पर हमें बच्चों को ज़्यादा एनकरेज करना है, फोर्स करना है, जिससे क्या होगा, डिस्कवरी लर्निंग और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। बच्चे की क्या होती है, इंक्वायरी करेगा बच्चा, क्वेश्चनिंग करेगा, जिसको हम बोलते हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, और इससे क्या होगा, डिस्कवरी, कुछ नई चीज़ निकल के आएगी। इसी को ही हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, कि बच्चा कुछ संरचनात्मक, जिसको बोलते हैं न्यू चीज़ की तरफ जाना। संरचनात्मक डिस्कवरी लर्निंग की थ्योरी इसी चीज़ पर ही बेस्ड करती है, और इसी को ही हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या सुलझाने की जो विधि होती है वो भी यही विधि होती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, जिससे कि हम मौजूदा ज्ञान को नए ज्ञान के साथ में, यानी कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है बच्चे की, उसको न्यू नॉलेज के साथ कनेक्ट करके एक नई चीज़ को, यानी कि डिस्कवर कर सकें, कुछ नई चीज़, कुछ नए सोल्यूशन पर पहुंच सकें। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। ए टीचर प्लेसेस ए लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल इन द क्लासरूम, ही लेटर कवर इट विद द जार। क्या होगा इस चीज़ से, ये हमें बताना है। ए, द कैंडल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम। बी, एयर इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग द कैंडल बर्निंग। सी, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग द कैंडल बर्निंग। हिंदी में देखते हैं, एक शिक्षक कक्षा में एक जली मोमबत्ती को मेज पर रखता है, उसके बाद एक जार उसके ऊपर से ढक देता है। क्या हो सकता है भाई? ए, कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाएगी, मोमबत्ती के जलने के लिए हवा आवश्यक है, और तीसरा बोलता है मोमबत्ती को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। उपयुक्त 3 कथनों में से कौन सा सबसे बेहतर रहेगा, कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए भाई। ए बोलता है ओनली वन स्टेटमेंट एंड ऑब्जर्वेशन सही है। बी बोलता है स्टेटमेंट 1 एंड बी आर द ऑब्जर्वेशन। सी बोलता है ऑल द स्टेटमेंट्स आर ऑब्जर्वेशन, और डी बोलता है ऑल द ऑब्जर्वेशन आर इन्फ्रेंसेस, यानी कि सभी कथन अनुमानित हैं। ऊपर क्या बोलता है, सभी कथन अवलोकन में है। और बी बोलता है कथन ए और कथन बी अवलोकन है, और ए बोलता है केवल कथन ए अवलोकन में है। बताइए क्या सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आपके सामने क्वेश्चन है, तो राइट आंसर रहेगा भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का, कि लाइटेड कैंडल के ऊपर जब हम कोई भी जार रख देते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहेगा। ओनली वन स्टेटमेंट इज एन ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्व किया जाएगा कि जब हम एक कैंडल है उसके ऊपर आपने जार से उसको कवर कर दिया है, तो क्या होगा कि कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। तो इस तरीके का जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि हमने जार रखा मोमबत्ती के ऊपर, तो थोड़ी देर बाद मोमबत्ती जो है बुझ गई है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन है। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज एन ऑब्जर्वेशन। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नए
क्वेश्चन के साथ में क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ science study were asked to prepare a lesson plan on the effect of deforestation. Which of the following lesson plan demonstrate a scientific approach? विज्ञान अध्ययन शिक्षक के पद के लिए 4 उम्मीदवार से वनोन्मूलन के प्रभाव पर पाठ योजना तैयार करने के लिए कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना वैज्ञानिक दृष्टिकोण की व्याख्या करती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है प्रेजेंट ए लॉट ऑफ एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। बी बोलता है इंक्लूड एक्टिविटी दैट स्टूडेंट कैन एंगेज इन एन ग्रुप देन ड्राइव ए कंक्लूजन विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सी बोलता है टॉक अबाउट द यूज ऑफ ICT फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट्स। एंड डी बोलता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन टू स्टूडेंट इन डिटेल। आंसर कीजिए, क्या हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो बताएं भाई क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है डेट इज ऑप्शन नंबर बी इंक्लूड्स। ठीक है, दोबारा से हमारा वही आंसर निकल के आ रहा है, हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। इंक्लूड एक्टिविटीज़, देखिए एक्टिविटीज़ पे फिर फोर्स किया गया है दैट द स्टूडेंट कैन एंगेज इन एन ग्रुप एंड देन ड्राइव ए कंक्लूजन विद द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्या करना है हमें, बच्चों को ऐसी गतिविधियों में शामिल करना है जिसमें छात्र समूह के रूप में सम्मिलित हों और फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा निष्कर्ष निकाल सकें, कि कंक्लूजन भी निकाल सकें, एक्टिविटी भी कर सकें, एक ग्रुप प्रोजेक्ट भी बना सकें, दूसरा डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकें। तो ये सारी चीज़ ऑप्शन नंबर बी में हमें देखने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि सबसे उपयुक्त गतिविधि है ये। ऐसी गतिविधि को शामिल करने से क्या होगा, छात्र समूह में प्रदर्शित कर सकेंगे और फिर उसका निष्कर्ष निकाल सकेंगे। इससे क्या होगा कि छात्रों को उनके देखने की और सुनने की श्रव्य और जो हियरिंग पावर होती है उस इंद्रियों का, उन ग्रंथियों का उपयोग कर सकते हैं। और उन ग्रंथियों में देखो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा क्या होगा कि बच्चा उस चीज़ को देख सकता है, विजुअलाइज कर सकता है कंक्लूजन निकालने के लिए। तो इसकी ये भी इंद्रियां इस चीज़ से, जो सेंसेस हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, और उनका वो अधिक से अधिक और बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं इन सेंसेस का। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विज्ञान में आकलन के बारे में निम्नलिखित कुछ विचार हैं, दिए गए विचारों में सबसे अधिक अव्यवहारिक विचार का चयन आपको करना है। इंग्लिश में ये नहीं मैंने ट्रांसलेट किया क्योंकि ये पेज में पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो इस क्वेश्चन को हम हिंदी में ही देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, कोई भी उन अनौपचारिक प्रेक्षणों का महत्व कम करके नहीं आंक सकता जो शिक्षक बच्चों से विचार विनिमय करते हुए एकत्र करता है। बी, आकलन को लचीला होने की आवश्यकता है, इसका स्वरूप एवं तरीकों में परिस्थिति तभी कभी कभी एक विद्यार्थी समूह से लेकर दूसरे तक भिन्नता हो सकती है। सी, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का आकलन करते हुए शिक्षक को अधिक लचीला बनना होगा। या डी बोलता है विज्ञान शिक्षक के नाते हम अवश्य अनुभव करना चाहिए कि हमें विविध उपकरणों का उपयोग करते हुए सबका परीक्षण करना है जो विद्यार्थी जानता है। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन लेकिन इंटरेस्टिंग है, समझना चाहिए हमें। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में हम बात करें, बताएं क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आकलन से संबंधित है, यानी विज्ञान में जो असेसमेंट करते हैं उस पर कुछ विचार दिए गए हैं, उसमें सबसे अच्छा हमें विचार बताना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। प्रीवियसली भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सीटेट में आ चुका है प्रीवियसली पेपर 2 में। आई होप 2016 के पेपर में इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 को। तो इसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा भाई इस क्वेश्चन को। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, असेसमेंट के बारे में पूछा गया कि आकलन को लचीला होने की आवश्यकता है, इसका स्वरूप एवं तरीकों में परिस्थिति तथा कभी कभी एक विद्यार्थी समूह से लेकर दूसरे तक में भिन्नता हो सकती है। कहने का मतलब है कि जो आकलन और असेसमेंट होता है उसको हमें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्या हमारी कंडीशन है, क्या हमारी आवश्यकता है, क्या बच्चे की नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग मोल्ड होने की ज़रूरत है। यानी कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके मापदंड एक जैसे ही रहेंगे, बच्चे की कंडीशन और बच्चे की परिस्थिति को देखते हुए उसको हम चेंज भी कर सकते हैं बच्चे के ही अनुरूप, स्टूडेंट की, क्योंकि हमें स्टूडेंट ओरिएंटेड रहना है, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग पर ध्यान देना है। तो इसलिए हम आकलन को बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। टू गिव इंपॉर्टेंस टू एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास
ऑफ साइंस स्टडीज द टीचर्स बेनिफिट्स। विज्ञान अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अतिरिक्त अनुभव को महत्व देने के लिए शिक्षक लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर ए, टू इम्प्रूव एंड अडेप्ट चिल्ड्रन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन रिलेशन टू कनेक्टिंग द चिल्ड्रन विद experience of the subject and discussing the learning. C, saving her energy because the children like to talk. या ऑप्शन नंबर डी, knowing the specific experience of the children। बताएं भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या होगा, विज्ञान अध्ययन में कोई एक स्टूडेंट है, उसमें बच्चों के अतिरिक्त अनुभव एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस को महत्व देने के लिए शिक्षक लाभ पहुंचाता है क्या। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, इन रिलेशन टू कनेक्टिंग द चिल्ड्रन विद एक्सपीरियंस ऑफ द सब्जेक्ट एंड डिस्कसिंग द लर्निंग। विषय के अनुभव एवं चर्चा और अधिगम के साथ बच्चों को जोड़ने के संबंध में टीचर उसको लाभ पहुंचाता है कि विज्ञान अध्ययन में बच्चों के अतिरिक्त अनुभव यानी कि एसेस ऑफ जो एक्सपीरियंस है उसको कहाँ कनेक्ट करना चाहिए टीचर को। तो टीचर कहाँ कनेक्ट करेगा उसको, एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेगा, सब्जेक्ट के साथ डिस्कस करेगा, सब्जेक्ट के साथ बच्चे के एक्सपीरियंस को, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस को कनेक्ट करके देखेगा। इससे क्या होगा, बच्चे के विज्ञान ज्ञान की जांच के लिए सैद्धांतिक तरीकों का उपयोग करना संभव नहीं है। ठीक है, यदि क्या होता है कि विज्ञान में विभिन्न पहलुओं के बारे में पूछें तो निश्चित रूप से वह बताने में असमर्थ होगा। तो बच्चे के इस ज्ञान का परीक्षण करने के लिए विज्ञान अध्ययन के शिक्षक को कुछ कार्य जरूर करने चाहिए और वो यही कार्य हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ। आगे बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटजी इज नॉट सुटेबल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्नर इन द साइंस। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन रणनीति विज्ञान में शिक्षक के रूपांतरक आकलन के रूप में उपयुक्त नहीं है। नोट लगा दिया गया है, दोनों तरफ हाईलाइट किया गया है नोट को। तो क्या बोलता है, ऑप्शन ए बोल रहा है जनरल राइटिंग जिसको हम जनरल लेखन बोलते हैं, फील्ड ट्रिप्स, टर्म एंड अचीवमेंट्स, या डी कॉन्सेप्ट मैपिंग। क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटजी इज नॉट सुटेबल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्नर। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं बच्चों के, उसमें कौन सी एक्टिविटीज स्ट्रेटेजीज सुटेबल नहीं है, ये पूछा गया हमसे। तो फटाफट आंसर कर दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, अगेन सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप इनको पढ़िए। इस तरीके के लेवल के क्वेश्चन आपके सीटेट में देखने के लिए मिलेंगे। 2016 से ये आई थिंक इंक्लूड किया गया है, सीटेट 2016 से। तो बताएं भाई क्या करेक्ट आंसर रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो देखिए करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जिनको हम बोलते हैं टर्म एंड अचीवमेंट्स। सी इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने भी सी ऑप्शन दिया बिल्कुल करेक्ट है। तो विज्ञान में शिक्षार्थियों के प्रारंभिक जो इनिशियल असेसमेंट होता है, ये टर्म एंड अचीवमेंट होती हैं, वो उपयुक्त नहीं है, क्योंकि टर्म एंड अचीवमेंट जो होती हैं वो टेस्ट जो विकसित करते हैं ज्ञान और कौशल को मानने के लिए कोर्स अंत में लिया जाता है। टर्म एंड का मतलब है जो लास्ट में सबसे आपने सिलेबस कंप्लीट करा दिया उसके बाद जो असेसमेंट लिया है वो टर्म एंड असेसमेंट कहलाता है। और यहाँ किसकी बात हो रही है, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि आपने कुछ पढ़ाया है बच्चे को और उसके बाद उसका टेस्ट ले लिया है उसी पढ़ाने के बाद, तो ये आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट हुआ। टर्म एंड असेसमेंट का मतलब है आपने सारी लर्निंग बच्चे को करा दी है और लास्ट में आप आकलन कर रहे हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है। तो वो टर्म एंड एग्जामिनेशंस भी जैसे आप देखते हैं फाइनल्स में जो आपके एग्जाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे अभी। ट्रांसमिशन अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज, संचार दृष्टिकोण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। इंक्वायरी अप्रोच, एक्सपोजिटरी अप्रोच, डिस्कवरी अप्रोच या इंडक्टिव अप्रोच। किस अप्रोच के बारे के साथ इसको जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन अप्रोच या संचार दृष्टिकोण। क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो देखिए जिन लोगों ने भी ऑप्शन बी दिया वो बिल्कुल सही है। अर्थ प्रकाशन दृष्टिकोण, एक्सपोजिटरी जो अप्रोच होती है उसको हम ट्रांसमिशन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ट्रांसमिशन अप्रोच का दूसरा नाम क्या है, एक्सपोजिटरी अप्रोच। और इसमें क्या होता है, टीचर डोमिनेट करता है। ये टीचर डोमिनेटेड होता है भाई, स्टूडेंट डोमिनेटेड नहीं होता है। टीचर डोमिनेट होता है कि यानी कि जो क्लास में शिक्षक कहेगा वो ही सर्वे सर्वा होगा और यही टीचर डिसाइड करेगा कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, क्या किस मेथड के थ्रू पढ़ाना है, क्या वो लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाना है, उसको नोट्स प्रोवाइड करने हैं,
वीडियोस के थ्रू पढ़ाना है या चार्ट्स के थ्रू पढ़ाना है, तो इस टीचर ओरिएंटेड होगा ये बच्चे के ऊपर आधारित नहीं होगा। एक्सपोजिटरी अप्रोच, ट्रांसमिशन अप्रोच, ये टीचर्स के ऊपर सेंटर्ड होगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये थे हमारे वीडियो के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे साइंस पैडागोजी के लिए। पसंद आए हों, लेवल अच्छा लगा हो तो यार ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से फॉलो कीजिए। यहाँ आपको नोटिफिकेशन और PDF देखने के लिए मिलेगा। दिस वॉज अभिषेक।